3 दिन लगातार सदन के अंदर प्रदेश के विकास के लिए जो महत्वपूर्ण नीतियां बननी थी या जो भी कार्यक्रम आगे चलने हैं उन सब पर चर्चा हुई और बड़ी सकारात्मक रूप से चर्चा हुई। आज अच्छा होता कि पूरा सदन चलता और विपक्ष के साथी थोड़ा जल्दी नहीं करते तो और चर्चा होती और भी महत्वपूर्ण विषय थे जिन पर एक स्वस्थ चर्चा होने के बाद निश्चित रूप से किसी न किसी नतीजे पर पहुंचते। मैं समझता हूं कुल मिलाकर सदन अच्छा चला, सत्र अच्छा हुआ है और अनुपूरक बजट आया है। अनुपूरक बजट ये सामान्य बजट जो हमने मार्च में राज्य के लिए प्रस्तुत किया था उसी बजट की पूर्ति के लिए ये बजट था और कुल मिलाकर जो ऋण धीरे धीरे हमें घटाना है उस दिशा में भी हम काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं। पिछले अगर 2-3 सालों का देखेंगे तो दुगना हमने ऋण जो है वापस करने का काम शुरू किया है और राजस्व बढ़ाने पर हमारा मुख्य फोकस रहा है कि राजस्व बढ़े और उसको लेकर लगातार चाहे आज वो रेवेन्यू बढ़ाना ये हमारी प्राथमिकता में है। आबकारी विभाग हो, चाहे हमारा खनन विभाग हो या स्टाम्प कर से आने वाले रेवेन्यू हो, उन सब में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, आंकड़े साफ बताते हैं और ऋण भी कम से कम लिया गया है। विकास के मामले में भी हम ठीक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि पूरे देश के अंदर जो नीति आयोग ने आंकड़े दिए थे उन आंकड़ों में भी उत्तराखंड का नंबर 1 स्थान आया है। इसके साथ साथ जो हम राज्य के विकास के लिए जो प्राथमिकता लेकर चल रहे हैं कि ईईपी के प्रोजेक्ट हैं, केंद्रीय सहायता पोषित योजनाएं हैं, नाबार्ड की योजनाएं हैं, जिनमें हमें कहीं पर 72% का अनुदान मिलता है जिसमें 28% राज्य को खर्च करना होता है। ईईपी के जो प्रोजेक्ट हैं उनमें 90% हमको केंद्रांश मिलता है और 10% राज्य को खर्च करना होता है। जितनी हमारी परिसंपत्तियां हैं वो परिसंपत्तियां भी हमारी ठीक प्रकार से जो है आगे केवल सफ़ेद हाथी के रूप में न रहें। अभी इस अनुपूरक बजट में ये प्रावधान किया गया है कि जितने भी राज्य के गेस्ट हाउस हैं उन गेस्ट हाउसों को हम ठीक करें और जहाँ भी लोग आते हैं तो कम से कम कुछ न कुछ राज्य को प्राप्त होता रहे। ये नहीं कि हमने सब चीज़ें बना दी और बनाने के बाद केवल और केवल उसमें हम पैसा खर्च करते रहें। हम राज्य को इस प्रकार से बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ये हमारा संकल्प है कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उनको भी एक अच्छी अर्थव्यवस्था राज्य की मिले, उसके लिए हम काम कर रहे हैं और बहुत सारे जो खर्चे हैं उन खर्चों को भी कम करने का प्रयास कर रहे हैं। राज्य को अधिक से अधिक उन योजनाओं का लाभ मिले जिनसे राज्यांश कम से कम हो। साथ ही जो हमारा गरीब है, गरीब कल्याण की योजनाएं वो हमारे दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुँचे। युवाओं के और नौजवानों के विकास के लिए, हमारे शिक्षार्थियों के लिए हमने बहुत सारी जो है छात्रवृत्तियाँ भी शुरू की हैं। खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए खिलाड़ी उदयमान योजना भी प्रारंभ की है। महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह और अच्छे काम करें, 3 लाख रुपए तक का ऋण उनको बिना ब्याज देने की व्यवस्था की है। किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं पशुधन के क्षेत्र में, मत्स्य के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में हम लेकर आए हैं। कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं कि अनुपूरक बजट जो हमारा सामान्य बजट था उस बजट को पूरी तरह से धरातल पर उतारने का ही एक अंश है और उसी दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। देखिए, राज्य के लिए चूँकि इस प्रकार का ये कानून बहुत अति आवश्यक था। पिछले दिनों हल्द्वानी में 8 फरवरी को घटना हुई थी बनभूलपुरा क्षेत्र में, जहाँ पर प्रशासन के लोगों को, पुलिस के जवानों पर और विशेषकर महिला पुलिस पर और आप ही जैसे सभी पत्रकार भाइयों पर जो वहाँ पर कवरेज करने के लिए गए हुए थे, उन पर जानलेवा हमला हुआ, उपद्रव किया गया, तोड़फोड़ की गई और बड़ी एक हिंसा वहाँ पर करना चाहते थे लोग।
इसको समय रहते जो है कंट्रोल किया गया, प्रशासन ने, पुलिस के लोगों ने। इस प्रकार की घटना राज्य के अंदर कहीं भी नहीं होनी चाहिए और ये कानून लाने के पीछे हेतु यही है कि कोई भी अब इस प्रकार की घटना करने के बारे में तो बहुत दूर की बात, किसी के दिमाग में भी नहीं आए कि मुझे घटना करनी है या इस प्रकार का अपराध करना है, क्योंकि राज्य हमारा बहुत शांत है। राज्य के अंदर सभी लोग एक दूसरे के साथ बहुत प्रेम पूर्वक रहते हैं, आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं, बड़ा सौहार्दपूर्ण प्रेमपूर्ण यहाँ व्यवहार रहता है सबका एक दूसरे के साथ। तो उत्तराखंड के अंदर, देवभूमि के अंदर इस प्रकार की चीज़ें बिल्कुल भी स्वीकार योग्य नहीं है। इसलिए हम ये कानून लेकर आए हैं कि अब कोई भी दंगा करेगा, उपद्रव करेगा, तोड़फोड़ करेगा, आगजनी करेगा, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाएगा, तो उस संपत्तियों की नुकसान की भरपाई की एक एक पाई की कीमत उसी दंगा करने वाले से वसूल नहीं। देखिए, देवभूमि के सभी लोग बांग्लादेश में महिलाओं के साथ जो इस प्रकार अत्याचार हो रहा है उसकी हम निंदा करते हैं और इसमें सब लोगों को आगे आकर इसका समर्थन करना चाहिए। और जो लोग सनातन की बात करते हैं, जैसे कल चूँकि हाउस की बात है, अब मैं आज हाउस में ही बोलना चाहता था, हाउस थोड़ा पहले चला गया, नहीं तो मैं वहीं बोलता। और देवभूमि उत्तराखंड का एक एक व्यक्ति इस हिंसा के खिलाफ है, चाहे कोई भी हो, चाहे हमारे वो काजी जी भी हों जो कल बोल रहे थे वहाँ सदन के अंदर। नहीं, देखिए, आपदा हमारी बहुत प्राथमिकता में है। आपने देखा होगा कि आपदा का कोई भी कहीं पर भी आपदा आई है तो सबसे पहले तो हमारे प्रशासन के लोग, आपदा प्रबंधन के लोग, एसडीआरएफ के लोग और एनडीआरएफ के लोग हमेशा मौके पर पहुंचे हैं और 24 घंटे हमारा तंत्र पूरी तरह से सक्रिय रहा है। इसलिए बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, उसके बाद भी जिस प्रकार से रेस्क्यू अभियान चलाया गया है, जिस प्रकार से आपदा में त्वरित रूप से कार्रवाई की गई है, लोगों ने भी उसकी सराहना की है। और मैंने भी प्रयास किया है कि अधिकतम स्थानों पर मैं पहुंचूं। और मैं बताऊं कि अभी केदार घाटी में आपदा आई, मैं 2 बार वहां पहुंचा और दोनों बार वहां पर जाकर मैंने स्थलीय निरीक्षण भी किया, समीक्षा भी की और जो हमारे तीर्थयात्री श्रद्धालु फंसे हुए थे उनसे भी मिला। उसके बाद घनसाली क्षेत्र में 3 बार बादल फटा और तीनों बार मैं मौके पर पहुंचा हूं। इसी प्रकार से पूरा हमारा प्रशासन, सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है। और आज जो माननीय विधायक हरीश धामी जी ने भी यहाँ पर अभी मुझसे भेंट की है, उन्होंने अपने क्षेत्र के बारे में की है। और वो पहले से भी, क्योंकि सीमांत क्षेत्र है और उस क्षेत्र में आपदा बहुत ज़्यादा आती है वहाँ भी, तो हमने कहा है कि सरकार प्राथमिकता के साथ, क्योंकि कोई भेदभाव जैसी बात ही नहीं है, हम तो समावेशी विकास चाहते हैं। समेकित रूप से प्रदेश के हर कोने में कहीं भी आपदा आएगी तो हम उस पर त्वरित रूप से काम करेंगे। देखिए, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने एक वहाँ से विनिश्चय दिया था कि आधे घंटे विपक्ष इस पर बोल ले। ये उनकी पार्टी को ही तय करना था कि कौन कौन उस पर बोलेगा। और उनकी शिकायत भी यही थी कि चूँकि वो एक ऐसे आपदाग्रस्त क्षेत्र से आते हैं, सीमांत क्षेत्र से आते हैं, तो उस चर्चा में विपक्ष के लोगों को जो आधे घंटे का समय अलॉट हुआ था उसमें से जरूर उनको भी 5-7 मिनट बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए था। वो उन्होंने यही बात आके कही है। लेकिन मैंने कहा है कि हमने आपदा के सभी अधिकारियों से, आपदा सचिव से और हमारे प्रमुख सचिव, सभी को मैंने जिम्मेदारी दी है कि आप पूरी तरह से वहाँ के जिलाधिकारी से बात करके जो भी वहाँ की परेशानियाँ हैं उन परेशानियों पर काम करें।